नमस्कार मित्रों, मैं आशीष राज एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिषी के एक नए एपिसोड में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोडों में विभिन्न 12 लग्नों में राजयोग के बारे में। जी हाँ मित्रों, काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, समय अभाव था क्योंकि लॉकडाउन भी खुल चुका है और आदमी अपने अन्य कार्यों में व्यस्त था, इसलिए हम जो है ज्योतिष के ऊपर और कोई वीडियो नहीं बना पाए। जैसा संभव कोशिश करके आज मैं पुनः एक वीडियो आपके सामने ज्योतिष के ऊपर बना रहा हूँ, जहाँ पर आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में और राजयोग के बारे में और नीचे भंग राजयोग के बारे में। जी हाँ मित्रों, जैसे कि नाम से ही बड़ा कौतूहल होता है राजयोग। जो व्यक्ति इस बात को सुनता है राजयोग, वो उसका मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है इस बात को सुनकर कि कुंडली में राजयोग है, उनके बच्चे के, उनके भाई के, माता पिता के, तो वह उसका संबंध इस बात से है क्योंकि जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्री में राजयोग होता है तो वह व्यक्ति जो है राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है। तो आइए देखते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति विशेष कुंडली में जो है राजयोग का निर्माण होता है। तो आज हम चूँकि बात करने वाले हैं सिंह लग्न के बारे में, तो जितने भी सिंह लग्न की जातक हों, जिनकी पत्री सिंह लग्न की हो, तो वह अपनी पत्री उठा लें मित्रों और देखें कि क्या जो योग मैं बता रहा हूँ वह उनकी कुंडली में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं मित्रों। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो चक्र बनाया हुआ है वह है सिंह लग्न का चक्र है। प्रथम भाव में सिंह राशि है, यानी 5वें नंबर की राशि है, मतलब ये सिंह लग्न है। लग्न चक्र लिखा होता है आपकी जनपद, जब भी आप उठाएंगे पहला चक्र बना होगा वहाँ लिखा होता है लग्न चक्र। वहाँ पर अगर 5वें नंबर की राशि बैठी हुई है तो यह आपका सिंह लग्न हो जाएगा। अब यहाँ पर मित्र जो होती है, जब हम राजयोग की बात करते हैं मित्रों, तो राजयोग के जो फलदाता ग्रह होते हैं वह 10वें स्थान के स्वामी और 9वें स्थान के स्वामी का प्रमुख रोल होता है और उसके साथ में होता है लग्न भाव का जो अधिपति ग्रह होता है उसका होता है। तो लग्न ग्रह का अधिपति ग्रह चूंकि सिंह राशि है, तो सिंह राशि जो अधिपति ग्रह है वह है सूर्य है। मतलब सर्वप्रथम हमको किसी भी जन्मपत्री में विचार करने के लिए ऐसे योगों को आता है तो सर्वप्रथम हमें जो है लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए मित्रों, क्योंकि अगर लग्न भाव मजबूत है और लग्नेश की स्थिति मजबूत है उन जन्मपत्री में, तभी वह व्यक्ति विभिन्न योगों के फलों को भोग करता है। अन्यथा अगर लग्न खराब है, लग्न भाव दूसरी तरह किसी प्रकार से कुंडली में, तो विभिन्न योगों के बनने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि लग्न एक स्वास्थ्य भाव है, हमारा शरीर भाव है। जब हम शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमें विभिन्न जो है भाव और योगों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या कुंडली में सूर्य की स्थिति कहती है। सूर्य अपनी उच्च राशि की है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में बस। तो इसके अलावा वह 2, 6, 8 और 12वें स्थान पर ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। और सूर्य की स्थिति हमें नवांश चार्ट में भी देख लेनी चाहिए मित्रों, इसी नियम कानून को फॉलो करते हुए। आगे हम देखेंगे मित्रों कि सिंह लग्न ये देखते रहे राजयोग की बात करते हैं। अगर हम सिंह लग्न देखें मित्रों, 10वें यहाँ जो है राजयोगकारी जो ग्रह होते हैं गुरु और मंगल होते हैं मित्रों। सिंह लग्न के बताएं, क्योंकि गुरु जो होते हैं अब पंचमेश हैं और मंगल जो है यहाँ पर 9वां भाग्यस्थान के स्वामी है और चतुर्थी भी होते हैं। इसलिए जो है चूँकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो यह राजयोगकारी ग्रह बन जाते हैं लग्न में। अब हम बात करते हैं कि आप जन्मपत्री उठाएंगे तो और उसमें देखिए सिंह लग्न में यहाँ पर अगर आप मानते हैं कि उच्च का शुरू हो जाए भाग्य स्थान में, अगर आपका सिंह लग्न का प्रथम जो राजयोग का निर्माण है कि 5वें में अगर उच्च का शुरू हो जाए और आपका यहाँ पर चंद्रमा जो है उच्च के हो जाए भाग्य स्थान में और बुध आपके मिथुन राशि में स्वराशि हो जाए, तो वह एक सहज रूप से बहुत ही अच्छा योग बन जाता है कुंडली में सहज रूप से। जहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो अपने भाग्य तौर पर, अपने कर्म पर धन, वैभव, संपदा और इच्छा पूर्ति स्थान पर राजा होता है। यह व्यक्ति जो होता है एक मंत्री लेवल का व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं। तो एक सर्वप्रथम देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर आपके मंगल की स्थिति है। यदि सिंह लग्न में सूर्य लग्न में बैठ जाए, मंगल अपने भाग्य स्थान में बैठ जाए, शुक्र अपने यहाँ पर 10वें भाव में बैठ जाए, बुध यहाँ पर बैठ जाए, तो भी एक सहज रूप से राजयोग का सृजन हो जाता है मित्रों। इसके पश्चात हम बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति होकर के 10वें स्थान बैठ जाए,
मंगल शुक्र युद्ध होकर के भाग्यस्थान में बैठ जाए, बुध भाग्यस्थान में बैठ जाए, बुध तो इससे भी जो योग बनता है मित्रों, वह भी एक जातक होगा, वह राजा तुल्य ऐश्वर्य वाला होगा और अपने कर्म प्रधान अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी होगा और भाग्य से उसे हमेशा सहयोग मिलेगा। इसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर राजयोग की, तो यहाँ पर गुरु जो होते हैं तो पंचमेश होते हैं। गुरु जो है अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, यहाँ पर शुक्र भी अपनी उच्च राशि में बैठ जाए और मंगल यहाँ पर उच्च राशि में बैठ जाए, यानी गुरु पार में चला जाए, मंगल यहाँ आ जाए और शुक्र यहाँ पर आ जाए, तो ये एक ऐसा राजयोग कहलाता है जिसमें यहाँ पितृक भाव के स्वामी होते हैं वह उच्च अंश में हो जाते हैं। तो यह भी एक तरह से एक राजयोग का सृजन करता है, यहाँ पर व्यक्ति राजा तुल योगों को भोगता है, राजा तुल ऐश्वर्य सुख भाव और अधिकारों को भोगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि केंद्र में अगर कुंडली में देखना चाहिए, वैसे हम सब प्रथम तो देख लेना चाहिए कितने ग्रह उच्च के हैं। अगर उच्च अंश में हम बात करते हैं ग्रहों की, किसी में लगन में जो कारक ग्रह कहलाते हैं, सूर्य हो गए, गुरु हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए और शनि हो गए। अगर यह अपने अपनी कुंडली जो है केंद्र त्रिकोण जो भाव के अधिपति ग्रह हैं, यह कुंडली में अपने अपने उच्च स्थान पे जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे तो वह व्यक्ति एक उसमें राजयोग का सृजन सहज रूप से हो जाता है और वह व्यक्ति राजयोगी व्यक्ति कहलाता है। तत्पश्चात देखेंगे कि कितने ग्रह केंद्र और त्रिकोण के, यानी केंद्र कौन सा भाव हो गया आपका 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाता है। त्रिकोण होगा 1, 5 और 9। इनके जो अधिपति ग्रह हैं या कितने ग्रह अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। जैसे सिंह राशि में सूर्य हो जाए आपका, यहाँ पर मंगल अगर वृश्चिक में हो जाए या भाग्यस्थान में हो जाए, गुरु अपने पंचम स्थान में हो जाए, शुक्र अपनी स्वराशि में हो जाए, यहाँ पर शनि अपनी कुंभ राशि में स्वराशि में हो जाए, तो भी एक सहज रूप से राजयोग का सृजन हो जाता है कुंडली पर, जहाँ पर व्यक्ति जो होता है राजा तुल व्यक्ति होता है, जिसको अधिकार सत्ता संपन्न होता है, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद हम जो बात करते हैं मित्रों राजयोग की, ये तो एक समान प्रक्रिया होगी राजयोग की। तो उच्चांश ग्रह में देखना है हमें पहले कुंडली में कितने ग्रह केंद्र त्रिकोण केंद्र योगकारी ग्रह जो है अपने उच्च राशि में है, प्लस इनके राशि परिवर्तन देखना है। अगर ये अपने एक साथ युद्ध होकर के केंद्र त्रिकोण भाव में बैठ जाते हैं, जैसे कि सूर्य और गुरु मिलकर के जो है लग्न में बैठ जाए, सूर्य और गुरु मिलकर पंचम में बैठ जाए, गुरु और मंगल मिलकर नौ में बैठ जाए या पंचम बैठ जाए, गुरु और शुक्र मिलकर दसम या पंचम में बैठ जाए, मंगल और शुक्र मिलकर दसम या नौ में बैठ जाए, गुरु मंगल शुक्र मिलकर लग्न में बैठ जाए, तो यह उनकी युति और योग से भी उनका जो है यह राजयोग का सृजन हो जाता है। तो यह था मित्रों सिंह लग्न के लिए राजयोग के बारे में। इसके पश्चात मित्रों हम एक बात और बोलना चाहेंगे, नीच भंग राजयोग। जी हाँ मित्रों, नीच भंग राजयोग का सृजन कैसे होता है, जैसे हमने अगले एपिसोडों में बताया है, जहाँ पर नीच भंग राजयोग में अगर कुंडली में कोई भी ग्रह आपका नीच स्थान में पड़ा होता है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य जो है यहाँ नीचे स्थान में पड़े आपको पड़े हुए हैं, आपको किसी को मान ले, आप गुरु मान लेते हैं, गुरु का नीचे स्थान होता है, ये मान लीजिए नीचे स्थान यहाँ पर गुरु बैठ होगा, गुरु ग्रह, ये गुरु की नीच राशि हो गई है मकर राशि। अब अगर इसी मकर राशि में यहाँ पर मंगल बैठ जाता है या इस राशिपति के स्वामी शनि यहाँ पर जाके शनि बैठ जाते हैं अपना तृतीय भाव में, तो यहाँ पर गुरु का नीचत्व जो होता है इन मंगल और शनि की वजह से ये गुरु का नीचत्व भंग हो जाता है। तो ऐसे नीचत्व भंग होने से जिस प्रकार के योग का सृजन होता है मित्रों, क्योंकि दूसरा ग्रह उच्च का हो जाता है तो वह फल जो होता है उसको उच्च का देने लगता है, इसलिए राजयोग का सृजन हो जाता है मित्रों। इसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच हो जाता है, सपोज हम मानते हैं कि सूर्य यहाँ बैठ गए हैं, नीच के हो गए सूर्य पर, परंतु यह सूर्य इस कुंडली में नवांश में 1 नंबर राशि कहीं पर भी अपने स्व के नवांश से मंगल के नवांश सूर्य उच्च के होते हैं, तो यह उच्च के हो जाते हैं। अगर उच्च राशि में अपने हो जाते हैं तो यहाँ भी इसको भी हम सूर्य का नीचत्व भंग मानेंगे और सूर्य का जो दुष्परिणाम होगा नीचता का वो उसको जातक को नहीं मिलेगा और वह अपने जीवन में जन्म काल के बाद जो उसका कर्म स्थान होता है जब पढ़ता है वह, तो उसको सूर्य का अच्छा फल मिलेंगे और वह अगर कुंडली में राजयोगकारी ग्रह है तो निश्चित तौर पर वह अपना फल जातक को अपनी
दशा, अंतरदशा और महादशा में जो है वह देता है। और राजयोग कब फलित होते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि राजयोग तो है कुंडली में, लेकिन कब फलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमको क्या होता है, कुंडली में ग्रहों की जो दशा चलती है उस पर ध्यान देना पड़ता है कि किस ग्रह की। अगर यहाँ पर हम बात करें सूर्य की, अगर हम बात करते हैं यहाँ सूर्य यहाँ राजयोग बना रहा है, यहाँ चंद्र बैठे हुए हैं, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब भी सूर्य की दशा आएगी, महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, ये चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होगी, यानी जो भी ग्रह कुंडली में राजयोग का सृजन कर रहा है वह अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में उसको अपना शुभाशुभ फल जातक को प्रदान करेगा मित्रों। कई मरतबा ऐसा होता है कि वह दशा हमारे जीवन काल में कभी प्रारंभिक रूप से आ जाती है, तो जातक जन्म जात ही एक ऐसे कुल या परिवार में वंश में पैदा होता है जहाँ पर उसको पहले से सारे सुख सुविधाएं राजतुल उपलब्ध होती हैं। कई मरतबा युवा अवस्था में आता है तो वह अपने स्वबल पे, अपने कर्म, अपने ज्ञान के बल पे एक पद को हासिल करता है, पदवी हासिल करता है और राजतुल्य जीवन जीता है। कई मरतबा यही दशा जीवन भर संघर्ष करने के बाद इंसान के वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा विधायक, मंत्री, एमएलए पूरा जीवन निकाल देते हैं राजनीति में और अंत में उनको फल मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि राजयोग बनाने वाले ग्रह की दशा हमारे जीवन काल में कब आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मित्रों। तो आज के लिए सिंह लग्न के लिए सिर्फ इतना ही मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके ज्योतिष से जुड़े हुए किसी प्रकार के कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे निसंकोच मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी पूरी मदद करूँगा और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि मैं आपको इस बात को प्रूव करूँगा कि ज्योतिष कोई ढोंग नहीं है, ढोंग शास्त्र नहीं है। ज्योतिष एक सच्ची विद्या है, बस अगर कमी है तो सिर्फ उसको बताने वाले और जानने वालों की। तो तब तक के लिए, अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।